Hello friends, hope you all are fine. Today we are going to study our chapter number 2 of class 10th economics and the name of chapter is sector of Indian economy. देखिए भारत की जो अर्थव्यवस्था है या जो दुनिया भर की अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी का मतलब अर्थव्यवस्था, तो उनमें मतलब तीन ही मेन सेक्टर होते हैं लगभग सभी में, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। इन तीनों सेक्टर का देश के जीडीपी में क्या कंट्रीब्यूशन है, कितने परसेंट ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं इंडिया के, उसमें वो सब हम इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। इकोनॉमी इज अ सिस्टम इन विच पीपल अर्न देयर लिविंग। इकोनॉमी एक तरह का सिस्टम होता है जिसके अंदर लोग अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, मेहनत करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं मेहनत किस इकोनॉमी में कर रहा हूँ, इंडियन इकोनॉमी में, यहाँ पे इस देश में। क्यों? ताकि मैं अपने लिए रोजी रोटी कमा सकूं। दैट इज कॉल्ड इकोनॉमी। सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। अच्छा देखो, इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटी होती है? वो एक्टिविटी जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो, उसको क्या बोलते हैं हम? इकोनॉमिक एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल आपकी मदर आपके लिए खाना बना रही है, दैट इज नॉट इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि उनके लिए उसको सैलरी, आपकी मदर को सैलरी उनको नहीं मिल रही है। सेकेंड थिंग, फॉर एग्जाम्पल आपके एल्डर ब्रदर आपको पढ़ा रहे हैं, तो क्या उनको सैलरी मिल रहा है उसका आपके द्वारा? नहीं, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी वही हो सकती है जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो। यू हैव टू रिमेंबर दिस। देयर आर मैनी एक्टिविटीज दैट आर अंडरटेकन बाय डायरेक्टली यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज। और वो एक्टिविटीज जिनमें हम प्रकृति के सीधे रूप से संसाधनों का उपयोग करते हैं, उसको भी हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी। किस लिए करते हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन? टू जनरेट समथिंग। सेक्टर्स ऑफ इन इंडियन इकोनॉमी। प्राइमरी सेक्टर जिसमें खेती से रिलेटेड एक्टिविटीज, सारी एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज कहाँ आती है? प्राइमरी सेक्टर में। सेकेंडरी सेक्टर में सारी मैन्युफैक्चरिंग वाली आ जाती है एक्टिविटी, और टर्शरी सेक्टर में हमारी सर्विसेज आ जाती हैं। प्राइमरी सेक्टर, व्हेन द इकोनॉमिक एक्टिविटी डिपेंड्स मेनली ऑन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। जब कोई भी आर्थिक एक्टिविटी किस पे डिपेंड करे? प्राकृतिक संसाधनों के एक्सप्लॉयटेशन पे। ऑल दोज एक्टिविटीज कम्स अंडर द प्राइमरी सेक्टर। तो वो सब सारी एक्टिविटीज कहां पे आएंगी? प्राइमरी सेक्टर के अंदर। कहने का मतलब जिसमें भी हम प्राकृतिक चीजों का डायरेक्ट एक्सप्लॉयटेशन करें, वो सारी एक्टिविटीज प्राइमरी सेक्टर में आएगी। 66% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर। 66% पॉपुलेशन भारत की किस पे डिपेंड करती है? डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली प्राइमरी सेक्टर पे। सेकेंडरी सेक्टर, द सेकेंडरी सेक्टर कवर्स एक्टिविटीज इन विच नेचुरल प्रोडक्ट आर चेंज इनटू द अदर फॉर्म। जिसमें हम प्राकृतिक चीजों को किस में ट्रांसफॉर्म करें? फिनिश्ड गुड में। उसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सेक्टर। जैसे कहने का मतलब है गेहूं है, गेहूं उग गया खेत से, दैट इज प्राइमरी सेक्टर। अब वो फैक्ट्री में गया आटा बनने के लिए, दैट इज सेकेंडरी सेक्टर। तो प्राइमरी के रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में तैयार कौन कर रहा है? फैक्ट्री कर रही है, तो फैक्ट्री विल कम इन दी सेकेंडरी सेक्टर। The secondary sector covers activities in which natural products are changed into other forms through ways of manufacturing that we associates with industrial activity। ठीक है, मशीनों से जो फैक्ट्री के अंदर जिसमें रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जाता है फिनिश गुड में, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर, इंटेंजिबल सेक्टर भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो सेवाएं होती हैं उसको ना तो देखा जा सकता है और ना छुआ जा सकता है। जैसे एक वकील की सेवा, एक डॉक्टर की सेवा, एक लॉयर, एक हमारे क्या नाम की टीचर की सेवा, तो वो सब क्या है? टर्शरी सेक्टर का सीन है। लाइक सर्विस सेक्टर आर पार्ट ऑफ टर्शरी सेक्टर। तो सर्विस सेक्टर किसके अंदर आते हैं? सर्विसेज। और या सर्विसेज, सर्विस सेक्टर, वो सब किसके अंदर आएगा? टर्शरी सेक्टर के अंदर। फाइनेंशियल सर्विसेज, मैनेजमेंट, कंसल्टेंसी, टेलीफोनेसी, ईटीसी, या फिर कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं। किसी भी तरह का काम जिसमें इंटेंजिबल चीज इन्वॉल्व हो, दैट इज कॉल्ड सर्विसेज। और वो किस में आएगी? टर्शरी सेक्टर में। याद रखना, इंडिया के जीडीपी में 74% से ज्यादा कंट्रीब्यूशन इसी सेक्टर का है, टर्शरी सेक्टर का। द वेरियस प्रोडक्शन एक्टिविटीज इन अ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर प्रोड्यूस अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर से कितना परसेंट आता है देश का जीडीपी का? 17%, सेकेंडरी से 29.6% और टर्शरी से अब ये घटा है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से आप जानते ही हैं बहुत लोगों का, देश का जो सारी सर्विसेज सेक्टर थी वो बिल्कुल बंद हो गया था। तो टर्शरी सेक्टर में का देश में जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन है? 54.3%। ठीक है, 2018-19 का है ये, पर अब भी इतना ही है लगभग।
Also, the three sectors have a large number of people working in them to produce goods and services. और तीनों में ही बहुत बड़ी जनसंख्या में लोग लगे हुए हैं। जैसे 1972-73 में प्राइमरी सेक्टर में हमारे भारत की कितनी परसेंट पॉपुलेशन थी? 74.3। और सेकेंडरी सेक्टर में 1972 में कितनी थी? 10.9। टर्शरी सेक्टर में 14.8। आप ये याद रखिएगा एक डाटा, और एक डाटा ये याद रखिएगा। तो 2020 में प्राइमरी सेक्टर में 41.49% डायरेक्टली इन्वॉल्व है, सेकेंडरी सेक्टर में 26.18% डायरेक्टली इन्वॉल्व है, और टर्शरी सेक्टर में 32.33% डायरेक्टली इन्वॉल्व है। There is one precaution one has to take. Not every commodity that is produced and sold needs to be counted only. याद रखिएगा, देश का जो नेशनल इनकम होता है उसमें सिर्फ वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज काउंट होती है और कोई वैल्यू काउंट नहीं होती है। फॉर एग्जांपल, यहाँ से रॉ मटेरियल फैक्ट्री गया, फैक्ट्री से एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री गया, और दूसरी फैक्ट्री से तीसरी फैक्ट्री, और फाइनल में प्रोडक्ट तैयार। तो देश में इसकी वैल्यू काउंट होगी। इन तीनों में जो एडिशन हुआ या जो भी यहाँ पे कीमतें थी वो काउंट नहीं होगी, सिर्फ फाइनल गुड्स की वैल्यू काउंट होगी देश के अंदर। आप ये याद रखिएगा। फॉर इंस्टेंस, अ फार्मर हु सेल व्हीट टू फ्लोर मिल फॉर रुपीज। एक एग्जाम्पल के तौर पे, जो 8 रुपए का किसान ने गेहूं बेचा किसको? एक आटा बनाने वाली फैक्ट्री को। उस आटा बनाने वाली फैक्ट्री ने 10 रुपए का आटा बेच दिया बिस्कुट बनाने वाली फैक्ट्री को, और फाइनली उस फैक्ट्री ने बिस्कुट बनाया और बिस्कुट को 15 रुपए का बेचा। तो अब याद रखिएगा, देश के अंदर ये 8 रुपए या 10 रुपए काउंट नहीं होंगे, सिर्फ क्या वैल्यू काउंट होगी? 15 रुपए, क्योंकि नेशनल इनकम फाइनल गुड्स की वैल्यू को काउंट करता है। सो 15 रुपीज विल बी काउंटेड इन द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। अच्छा, याद रखिएगा, भारत की नेशनल इनकम पहले सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन मेजर करती थी, पर अब नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन मेजर करती है। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन प्लस नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों को जोड़ के एक कर दिया, और अब वो क्या है? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। पहली बार भारत के अंदर नेशनल इनकम 1868 में दादा भाई नारोजी ने मापी थी, 20 रुपए बताया था उन्होंने, और 1948 में VKRV राव जी ने मापी थी, इन्होंने बताई थी 225 रुपए। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर इन इंडिया। ओवर द 40 ईयर्स बिटवीन 1971 से 72 से लेके 2011-12 तक, वाइल प्रोडक्शन तीनों सेक्टर में बढ़ा है, पर टर्शरी सेक्टर में सबसे ज्यादा बढ़ा है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी एग्रीकल्चर आज के दौर में प्रॉफिटेबल नहीं है, तो मेनली लोग किस तरफ शिफ्ट हो रहे हैं? टर्शरी सेक्टर की तरफ। इसलिए टर्शरी सेक्टर पे का पॉपुलेशन तो कम है, पर देश के जीडीपी में उसका योगदान बहुत ज्यादा है। और जिस सेक्टर पे सबसे ज्यादा लोग लगे हुए हैं एग्रीकल्चर पे, वहां पे छिपे हुई बेरोजगारी है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, जिसकी वजह से वहां पे देश में कंट्रीब्यूशन उसका क्या है? बहुत कम है। एज अ रिजल्ट, इन द ईयर 2011-12 द टर्शरी सेक्टर हैड इमर्ज एज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन इंडिया, रिप्लेसिंग प्राइमरी सेक्टर को रिप्लेस कर दिया 2011-12 में। कौन से सेक्टर ने? टर्शरी सेक्टर ने। हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। अब सवाल ये आता है कि ज्यादा से ज्यादा नौकरियों को कैसे क्रिएट किया जाए? A way by which we can take this problem is to identify, promote and locate industries so that the large number of people may be employed. कहने का मतलब है, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि किस तरह की फैक्ट्री हमारे देश में होनी चाहिए, उनको डेवलप्ड करना, फिर उसके जरिए हजारों लोगों को नौकरियां देना। उससे क्या फायदा होगा? देखो, जब किसी व्यक्ति को नौकरी मिलती है ना, तो वो अपने साथ बहुत लोगों का एम्प्लॉयमेंट लेके आता है। जैसे मान लो उसको नौकरी मिल गई, अब उसके पास पैसा आएगा, जब उसके पास पैसा आएगा तो वो उस पैसे को खर्च करेगा, मांग करेगा। अब जब वो मांग करेगा तो फिर और सामान बनेगा फैक्ट्री में, और सामान बनेगा तो फिर फैक्ट्री में मजदूरों को रोजगार मिलेगा। जब मजदूरों को रोजगार मिलेगा तो फिर उनके पास पैसा आएगा, फिर वो खर्च करेंगे। तो इसी तरह देश का साइकिल बनता है। इसको हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम भी कहते हैं। अ प्लान कंडक्टेड बाय द प्लानिंग कमीशन। याद रखेगा, प्लानिंग कमीशन कब बना था? 1950 में। और इसका चेयरमैन कौन व्यक्ति होता है? जो भी भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। जैसे पहले कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे। और 2016 में प्लानिंग कमीशन का नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया था। आप ये भी याद रखिएगा। तो प्लानिंग कमीशन एस्टिमेट दैट नियरली 20 लाख, जो प्लानिंग कमीशन ने कहा कि भाई एजुकेशन सेक्टर में ही सिर्फ अगर हम एक सेक्टर की बात करें, 20 लाख से ज्यादा नौकरियां जनरेट की जा सकती हैं। जस्ट नीड क्या है? इसमें इन्वेस्टमेंट। एवरी स्टेट एंड रीजन हैज द पोटेंशियल फॉर इंक्रीजिंग द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर पीपल इन दैट एरिया।
अगला पॉइंट ये कहता है कि हर राज्य की, हर जगह की अपनी क्षमताएं होती हैं कि वो वहां के लोगों का विकास या उनका डेवलपमेंट कर सके। पर वहीं पर हमें फिर ये भी सोचना है कि अगर हम लोगों का विकास की बात करते हैं तो फिर हमें नेचुरल रिसोर्सेज को भी एक्सप्लॉइट करना पड़ेगा। अब जहां पे नेचुरल रिसोर्स का एक्सप्लॉइटेशन होता है तो फिर सोशल वेलफेयर के साथ इनजस्टिस होता है। अब सोशल वेलफेयर के साथ इनजस्टिस होता है तो फिर हम लोगों को स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे बढ़ाएंगे। तो सारी समस्याएं घूम फिर के किस पे आ जाती है, पॉपुलेशन पे। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा 2005, इससे पहले इसका नाम था नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, 2004 में शुरू हुआ था, उसको 2005 में मनरेगा में मिला दिया गया था। याद रखिएगा मनरेगा के अंदर सरकार मिनिमम पहले तो ये 100 डेज था, पर अब सरकार ने 200 डेज कर दिया। 200 दिन का काम एश्योर देती है, और अगर नहीं देती है तो फिर जितने भी दिन का वो नहीं दे पाएगी किसी भी मजदूर को, उतने दिन का वो उसको पैसा देगी सरकार। इफ द गवर्नमेंट, देखिए अगला पॉइंट यही है, इफ द गवर्नमेंट फेल्स इन इट्स ड्यूटी टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट इट विल गिव अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा उस व्यक्ति को जिसको सरकार असमर्थ है रोजगार देने में, इस योजना के तहत, जो भी रजिस्टर्ड मजदूर है। ठीक है। डिवीजन ऑफ सेक्टर एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड, देखो अब सेक्टर दो तरह के होते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। याद रखिएगा ऑर्गेनाइज सेक्टर में एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एक्सप्लॉयटेशन होता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर वर्किंग आवर्स फिक्स होते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्किंग आवर फिक्स नहीं होते। ऑर्गेनाइज सेक्टर में अलाउंसेस मिलते हैं, फॉर एग्जांपल मेडिकल अलाउंस, मैटरनिटी लीव अलाउंस, या फिर जो सीएल है वो सब चीजें होती हैं, उनका पैसा मिलता है, संडे का पेमेंट मिलता है। पर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में पैसा नहीं मिलता। और एक्सप्लॉयटेशन कहाँ पे होता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आमतौर पर। द ऑर्गेनाइज सेक्टर कवर्स दोज एंटरप्राइजेज और प्लेस ऑफ वर्क वेयर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर, जहां पे एक व्यक्ति रेगुलर वे में काम करता है और महीने के अंत में, महीने के एंड में अपनी तनख्वाह लेता है। आर रेगुलर एंड देयरफॉर पीपल हैव एश्योर्ड वर्क, और याद रखिएगा ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी भी होती है, लोगों की नौकरी आसानी से नहीं छीनी जा सकती। बेस्ट एग्जाम्पल इसका गवर्नमेंट जॉब्स है। It is also called organized because it has some formal process and procedures, और याद रखिएगा इसको फॉर्मल सेक्टर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन और एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर, द अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्मॉल यूनिट्स विच आर लार्जली आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, और याद रखिएगा अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे सरकार का कोई कंट्रोल नहीं होता। इसका बेस्ट एग्जांपल एक दुकान वाला देख लो, उसकी दुकान पे दो लड़के काम कर रहे हैं मान लो। अब अगर वो दो लड़के छुट्टी मारते हैं तो उनके पैसे कटेंगे, जाहिर सी बात है, या संडे को अगर ना आए तब भी पैसे कटेंगे। पर ऑर्गेनाइज सेक्टर में संडे की भी छुट्टी होती है, त्योहारों की भी छुट्टी होती है, पर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आमतौर पर कोई छुट्टी नहीं दी जाती। The unorganized sector is characterized by small unit which are largely outside the control of government. जॉब्स यहाँ पर लो पेड होती है, रेगुलर नहीं होती, जब मर्जी आएगी मालिक की निकाल देगा। एम्प्लॉयमेंट इज एयर नॉट सिक्योर, यहाँ पे नौकरी सिक्योर नहीं होती। एंड इवन नो मेडिकल अलाउंस और मैटरनिटी लीव इज गिवन टू द इंडिविजुअल। याद रखिएगा अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोग जॉब करते हैं वो, उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है कई बार सर्वाइवल। और इस लॉकडाउन के तो केस में खासकर, क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बहुत से लोगों की नौकरियां चली गई। हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर, अब ऑर्गेनाइज सेक्टर भी डे बाय डे रिड्यूस हो रहा है। लेट अस सी, द ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफर्स जॉब दैट आर द मोस्ट सॉट आफ्टर, और हर कोई इसको लेना चाहता है। बट द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर हैव बीन एक्सपेंडिंग वेरी स्लोली, इसको हम जॉबलेस ग्रोथ भी कह सकते हैं कि ग्रोथ तो हो रही है पर जॉबलेस, जॉब में ग्रोथ नहीं हो रही है। Since the 1990s, it is also common to see a large number of workers losing their jobs in the organized sector. जैसे देख सकते हो सेल्फ एम्प्लॉयड जिन लोगों के अपने काम थे वो कितने थे, 61.4% थे 1972 में, और 2011-12 में वो 52% रह गए। यानी कितने 9.4% लोगों के बिजनेस जो अपने चल रहे थे वो बंद हो गए। रेगुलर सैलरीड वो व्यक्ति होता है जो पूरे महीने काम करता है और महीने के अंत में अपनी तनख्वाह लेता है। तो उस टाइम ये 15.4% थे 1972 में, और अब कितने 18% है। देखो कोई ज्यादा ग्रोथ नहीं है इसमें। और कैजुअल वर्कर, दिहाड़ी मजदूर जो रोज काम करते हैं और शाम को अपनी दिहाड़ी ले लेते हैं, 1972 में ऐसे 23% लोग थे, 23.2%, और 2011-12 में 30%। अब देखो जिस देश में 30% लोग तो कैजुअल वर्कर है,
अब वो देश क्या तरक्की कर लेगा तेजी से, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि एक मजदूर कितना कमाता है, 300-400 रुपए। अब वो 400 रुपए में अपनी फैमिली, सेविंग्स, अपनी ग्रोथ, अपने एक्सपेंडिचर कैसे बियर करेगा। इसलिए हम बस ये कह सकते हैं कि हाँ उसका सर्वाइवल हो जाता है, उससे ज्यादा वो एक स्टैंडर्ड बड़ी लाइफ नहीं जी पाता। इन द रूरल एरियाज द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, गांव के एरिया में कौन सा सेक्टर ज्यादा कॉम्प्रोमाइज मतलब कंप्राइजेज करता है, मेनली अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर, इसमें आ जाते हैं स्मॉल मार्जिनल फार्मर, शेयर क्रॉपर एंड आर्टिसन। टर्शरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर का 48.9% है, टर्शरी सेक्टर का 26.8% है और सेकेंडरी सेक्टर का 24.3% है वर्कफोर्स में शेयर। नियरली 80% ऑफ द रूरल हाउस होल्ड इन इंडिया आर इन स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। 80% से ज्यादा किसान भारत में छोटे किसान है या फिर मार्जिनल फार्मर है, 10 बीघा या उसके आसपास तक के हैं। एम्प्लॉयमेंट डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखें, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हमारे यहाँ 52% थे 2011-12 में, और ये डाटा घटा है, पहले ये डाटा 61.4 था। रेगुलर सैलरीड वर्कर 18% हुए हैं, ये बढ़ा है, पहले ये 15.4% था। और कैजुअल वर्कर 30% हुआ है, पहले ये 23.2 था। बढ़ना देखो ये वाला चाहिए सबसे ज्यादा, ये तो देखो नुकसान है, और ये वाला भी बढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर लोगों के रोजगार कम होंगे तो देश में उत्पादकता या फिर मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इन द अर्बन एरिया, शहरों के अंदर अनऑर्गेनाइज सेक्टर कंप्राइज मेनली ऑफ वर्कर्स इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। आमतौर पर कौन लोग आते हैं? जो छोटी छोटी फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, दिहाड़ी मजदूर आ जाते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे हैं, तो ये कैजुअल वर्कर्स के लिए है प्लस का निशान, रेगुलर सैलरीड के लिए लाइंस है और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए डॉट्स हैं। तो शहर के अंदर 43% लोग अपना काम खोल के बैठे हैं और 42% लोग नौकरियां करते हैं और 15% लोग ही शहर में दिहाड़ी करते हैं। और अगर हम गांव के अंदर देखें, गांव में नौकरियां तो होती नहीं, जो परमानेंट बेस पे होती है, महीने के अंत में सैलरी मिलती है, तो 9% लोग ही ऐसे हैं जो रेगुलर सैलरीड है। और ये जो 9% रूरल एरिया के है ना, ये भी आसपास के कस्बों में या सिटीज में जाके काम करते हैं और शाम को अपने घर आ जाते हैं गाँव में। तो ये वो लोग हैं आमतौर पर 9% भी। 35% लोग दिहाड़ी मजदूर होते हैं रूरल एरिया में और 56% लोग ही ऐसे होते हैं जिनके पास अपनी जमीनें या अपनी खेती करते हैं। सेक्टर इन टर्म ऑफ ओनरशिप, इन टर्म ऑफ ओनरशिप, तो दो तरह के सेक्टर हैं, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का मतलब सरकारी सेक्टर जो लोगों के भले के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए बनाया जाता है। इन द पब्लिक सेक्टर द गवर्नमेंट ओन्स मोस्ट ऑफ द एसेट्स एंड प्रोवाइड ऑल द सर्विसेज, जैसे रेलवे, पोस्ट ऑफिस। और याद रखिएगा, हम हर चीज पैसे से नहीं खरीद सकते। जैसे अगर हमें रोड पे चलना है तो क्या हम अपने लिए पहले रोड बनाएंगे? नहीं। तो पब्लिक फैसिलिटीज जो हमें देती है वो भी हमें कौन देती है? सरकार देती है। प्राइवेट सेक्टर, इन द प्राइवेट सेक्टर ओनरशिप ऑफ एसेट एंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज इज इन द हैंड ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स, के हाथ में होती है ये। जैसे इसका एक एग्जांपल हो जाएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज या इन्फोसिस हो सकता है इसका एक फर्दर एग्जांपल। तो ठीक है गाइज, उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपकी कोई क्वेरी है इस चैप्टर से रिलेटेड या इससे प्रीवियस चैप्टर से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पे क्लिक करके आप हमसे जुड़ भी सकते हैं, वहां पे लाइव सेशन और वो सब चीजें अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हैं एक बार पर्क्स को। और नोट्स इसके आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। देखिए आपके लिए इतने मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा सा बस सपोर्ट मांग रहे हैं कि आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, धन्यवाद। और अगर कोई पॉइंट हमारे द्वारा गलत बता दिया गया है या आपको उसके मतलब लैंग्वेज ठीक नहीं लगा तो हम उसके लिए आपसे क्षमा मांगते हैं। ठीक है गाइज, धन्यवाद।